नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सरकार का फरमान, अवैध बस्ती लाल निशान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह एलिवेटेड रोड 6100 करोड़ की रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। साथ ही इस क्षेत्र में आने वाली तमाम रजिस्ट्रियों को भी सीज कर दिया गया है। कल लागत में से रिस्पना नदी प्रोजेक्ट की लागत 2100 करोड़ रुपए है, जबकि बिंदला नदी एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए रखी गई है। बिंदाल और रिस्पना नदी पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के चलते विकास की रफ्तार कई बस्तियों के लिए विनाश बनकर सामने आ रही है। बिंदाल नदी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास आढ़त बाजार में सैकड़ों परिवार हैं जिनकी जिंदगी इस विकास की चपेट में आ चुकी है। एक और बड़े व्यापारियों को पहले ही विस्थापित कर राहत दी जा रही है। दूसरी ओर मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को अब भी इस इंतजार में है कि सरकार उनको भी दूसरी जगह विस्थापित करने और उनके लिए भी कोई ठोस व्यवस्था की जाए। इसको लेकर बस्ती और बचाओ आंदोलन ने देहरादून प्रेस क्लब में एक सेमिनार आयोजित किया, जहां आंदोलनकारियों ने इस परियोजना को गरीबों को उजाड़ने की साजिश करार दिया है। सेमिनार में वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर बस्तियों को उजाड़ रही है, जबकि चुनाव में उन्हीं बस्तियों को मालिकाना हक देने का वादा किया जाता है। आंदोलनकारियों ने इससे सरकार की दोहरी नीति बताया है और कहा कि यह केवल विकास का दिखावा है। असल में इसमें गरीबों के जीवन, घर और सपनों को रौंदा जा रहा है। उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि हाईकोर्ट और एनजीटी को भेजे गए बेदखली नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए और इन बस्तियों को वैधता के साथ स्थायी सुरक्षा प्रदान की जाए। सेमिनार में यह भी बताया गया कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई बार पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि सरकार अमीरों से प्रेम और गरीबों से परहेज करती दिख रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना बिंदाल नदी पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से यहां के लोगों की नींद उड़ गई है। नदी के दोनों तरफ बने घर, दुकान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों घर, दुकान इसके दायरे में आ चुके हैं। स्थानीय लोगों को ये डर सताने लगा कि उनके सिर से कहीं छत न छिन जाए। विकास के नाम पर उठाए जा रहे कदमों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। देहरादून के आड़त बाजार, चुखुवाला की इंदिरा कॉलोनी के साथ मलिन बस्तियों के हजारों घर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। एक तरफ घर तोड़ने की बात तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराया भरने के भी पैसे नहीं हैं। हमारी कॉलोनी काफी साल से बसी हुई है। सरकार को हमें बेघर करने से पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। जब तक हम लोगों को दूसरी जगह घर नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि अपने घरों को हम नहीं तोड़ने देंगे। एलिवेटेड हाईवे के नाम पर हजारों परिवारों को जो बेदखल करने का साजिश है, उसके खिलाफ आक्रोश में वहाँ के बाशिंदे जो है यहाँ इस सेमिनार में आए। आप देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में महिला और बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जो देश का सीमाओं को रक्षा करने वाले जवान भी, रिटायर्ड जवान भी इसमें आए हैं, क्योंकि ये जो एलिवेटेड हाईवे है जनता नहीं चाहती है उसको, और जबरदस्ती उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 जो घर है उससे जनता को बेदखल होने का संभावना है। इसका मतलब है कम से कम 20,000 लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो उसके खिलाफ सरकार का आंख खोलने के लिए ये सेमिनार रखा है। सेमिनार जो मलिन बस्तियों को तोड़ने की साजिश हो रही है, चाहे वो एनजीटी के नाम पर हो,
हाई कोर्ट के नाम पर हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड के नाम पर जो है बस्तियों को हटाने की बात चल रही है। और सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कहा जा रहा है कि अवैध बस्तियां हैं, ये बस्तियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत काफ़ी लंबे 40-40 साल जो है लोगों को हो गए हैं रहते हुए। और यहाँ पर देहरादून के अंदर नदियों के किनारे ही जो है गरीब लोग बसते हैं, वो जाकर के सरकारी ज़मीन तो प्राइवेट लैंड तो खरीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा हो गया है, तो ये कहाँ जाएंगे। हमारी मांग है कि बस्तियों को अगर आप उनका पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है ये एलिवेटेड रोड बनाने का सोचें। लेकिन निशान गलत लगाया, पहले जहाँ तक बैठने का काम था वहां तक बदलाया था और अब अंदर तक निशान लगा दिया। ये सब नाजायज काम हो रहा है, व्यापारी का उत्पीड़न नहीं है, ये दुकानें खत्म करी जा रही हैं, बहुत नाजायज काम है, गलत काम है, बिल्कुल व्यापारी पर कहाँ जाएगा। देखिए, आड़त बाजार को जहां तक शिफ्ट करने की बात है, ये मैं कहूँगा कि ठीक है, लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी है, लेकिन उतना ही जरूर आशियाना भी है। बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, बीमार परिवार के लोग एक छोटी सी झोपड़ी में बनाकर किसी तरीके से मलिन बस्तियों में रहते हैं। सरकार को उनके लिए कोई बड़ी योजना लानी चाहिए, जैसे पहले गोविंद बल्लभ पंत इत्यादि ने पूरी की पूरी शहर बसाए। स्मार्ट सिटी का नारा देने वाली सरकार को इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, कहीं भूमि की व्यवस्था करा के उनके पक्के मकान बना के उनको दिए जाने चाहिए और तब उनको हटाया जाना चाहिए। आप किसी को कहीं से भगा दें, ये कोई रेमेडी नहीं हो, वो जाएंगे कहीं और जाके टिकेंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार का काम है गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, उनके रहन सहन की व्यवस्था करना। तो सरकार को मलिन बस्तियों के लिए निश्चित ही एक कदम उठाने की जरूरत है। जो कांग्रेस सरकार ने 2016 में कदम उठाया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लगातार उसके कार्यकाल को या उसकी समीक्षा को आगे बढ़ा रही है सरकार। हमारा तो क्षेत्रीय दल है और हमारे पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो शहीदों ने कहा था कि राजधानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, अगर गैरसैंण में राजधानी यहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड बनानी पड़ रही है और लोगों को मकान लोगों के शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, मलिन बस्ती की बात आप कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत का परमानेंट समाधान ये है कि जब वहाँ गैरसैंण में विधानसभा भवन बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना राजधानी वहाँ शिफ्ट कर दी जाए। अगर हमारी सरकार 2027 में आती है तो जो बजट यहाँ पे लग रहा है फालतू में, उस बजट का सदुपयोग हम जो है पहाड़ी इलाकों में करेंगे, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर योजना पर काम किया जा रहा है। योजना पर काम तेजी से आगे बढ़े, इससे लेकर भी सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम कर रही हैं और इसकी निगरानी भी की जा रही है। पुनर्वास और विस्थापन में किसी का अहित न हो, इसके लिए टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं। सभी प्रभावितों को एक नीति के तहत पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा तय किया जाएगा। योजना के तहत प्रभावित लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जिन भवन को नोटिस दिए गए हैं, उन सभी भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया है। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पे कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। जो नोटिस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाएगी। देखिए, एलिवेटेड रोड जो देहरादून में बन रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के जहाँ पर जो चीज़ें हटानी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन कवायद कर रहा है। और जैसे कि आड़त बाजार है या कहीं पर कोई मार्केट और भी आ रही हैं, उनके बसाने के लिए उनको कहाँ पर किस प्रकार से उनके व्यापार को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने सोचा है। और जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो पक्के निर्माण हैं, पुराने निर्माण हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने निर्देशित किया है। और हमारी ही सरकार है,
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए एक्ट लेकर के आई है, जिसने बस्तियों के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं उनके निवास के लिए शिथिलीकरण भी लेकर के आए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भेदभाव किसी के साथ किया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की स्लोगन से चलने वाली सरकार है और निश्चित रूप से हम इस ओर बढ़ रहे हैं। देहरादून के अंदर जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जाम की स्थितियाँ हो जाती हैं और लोग जो यात्री हैं मसूरी जाने के लिए बड़ी संख्या में। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई बार पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। सरकार अमीरों से प्रेम और गरीबों से परहेज करती दिख रही है और ये असमानता अब सड़कों से उठकर सभागारों और आंदोलनों तक पहुंच चुकी है। एक और जहां सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं पर त्वरित फैसले लेती है, वहीं गरीबों की आवाजों को अनसुना कर रही है। बस्ती बचाओ आंदोलन अब ये ठान लिया है कि वे बिना किसी ठोस समाधान के पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई सिर्फ घर बचाने की नहीं बल्कि गरिमा और इंसाफ की भी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो इसी पे चर्चा करें हमारे साथ सतीश चंद्र हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, यूकेडी की महामंत्री हैं, समर भंडारी हैं, वरिष्ठ नेता सीटू और रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश चंद्र जी, लगातार ये आरोप लगता है कि भाई जब वोट बैंक की बात आए, जब चुनाव की बात आए तो यही मलिन बस्ती के लोगों को आप लोग कहते हैं कि हम आपको बिल्कुल अच्छा कर देंगे, आप लोग को पहचान देंगे, आपकी बस्तियों को कोई नहीं उजाड़ेगा। लेकिन उसी विपरीत अब जब सारी चीज़ें हो रही हैं, विकास होने के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन सवाल तो है कि मलिन बस्ती वाले जाएंगे कहाँ? जैसे आड़त के व्यापारियों को एक जगह पर पहुंचाया गया, इनके लिए क्या कुछ सोचा है सरकार ने? विशाल भाई, पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आंदोलनकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि सरकार किसी को भी नहीं उजाड़ेगी और ना किसी को उजाड़ने की सरकार की मंशा है। सरकार की एकमात्र मंशा है सबको बसाना। हमारी तो वो सरकार है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों से करोड़ों लोगों को, कई करोड़ों लोग आज उनको छत प्राप्त हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जो ये बात है कि देहरादून में एलिवेटेड रोड का जो निर्माण हो रहा है रिस्पना नदी और बिंदाल नदी में, मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे बैठे हुए एक भी पैनलिस्ट बता देना कि देहरादून की वो जरूरत नहीं है या देहरादून की मांग नहीं है। वो यही लोग अभी जब यहाँ पे पर्यटन सीजन चल रहा है तो यहाँ पे जो जाम की स्थिति है उसी को लेके यहाँ पे चर्चाएं करते रहते हैं, गाए बिगाए सरकार को बोलते रहते हैं कि सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही, यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधार नहीं कर रही है। मैं तो यूकेडी के जो प्रवक्ता भी बाइट दे रहे थे, उनकी बाइट पे मुझे हंसी आती है। वो बोलते हैं कि यहाँ से राजधानी शिफ्ट कर दीजिए। अरे आप क्या कह रहे हैं? अगर राजधानी शिफ्ट हो जाएगी तो देहरादून का पर्यटन खत्म हो जाएगा क्या? देहरादून का पर्यटन तो तब भी आएगा। तो देहरादून के पर्यटन को विकास के लिए, देहरादून के ट्रैफिक के लिए हमें विचार तब नहीं करना पड़ेगा अगर राजधानी यहां से हम गैरसैंण शिफ्ट कर देंगे। हम देहरादून के विकास के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं ना। हमारा फर्ज देहरादून के प्रति तब भी रहेगा, तब भी एलिवेटेड रोड का निर्माण करना पड़ेगा। और देखिए, जहां तक बात है, अगर कभी बाढ़ आती है, कभी पानी बढ़ के आता है, रिस्पना नदी जो हमारी ऋषिपर्णा नदी है जिसको हम रिस्पना नदी बोलते हैं, तो अगर उसका पुनर्जीवन सरकार ने उसका कार्य करा है, उस पर पानी की मात्रा हमेशा सदैव रहे उसके लिए कार्य कर रही है सरकार। और जब बरसात का समय आता है तब आप देखिए ना, जो ये नदी तल में बसे हुए जो मलिन बस्तियां हैं वहां कितनी जानलेवा स्थिति हो जाती है। लोगों को अपनी जान बचानी भारी होती है, कभी कहीं पुस्ता गिर रहा होता है, कभी किसी के घर में पानी जा रहा होता है। अगर हमारी सरकार ने पुनर्निर्माण के उनके स्थापना के साथ साथ अगर यहाँ पे एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया और देहरादून की जनता को, जो उनकी कई लंबे समय से मांग थी कि इस देहरादून में एलिवेटेड रोड तरह की कुछ रोडें होनी चाहिए जिससे यहाँ के आम जनता को जाम से मुक्ति मिल सके, लेकिन अगर हमारी सरकार इस ओर कार्य कर रही है तो इनके पेट में अभी भी मरोड़ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले विपक्ष अपनी स्थिति क्लियर करे कि वो देहरादून की आम जनता के हित में बात कर रहे हैं या सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये हमें बोलते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जब देहरादून की जनता सब देख रही है और सबको पता है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। आप लोगों ने पहले तो वहां पे बस्तियां बसा दी वोट बैंक के नाम पे, और अगर आज हमारी सरकार उनको बसा रही है कहीं पे और अगर उनके अच्छा कुछ सोच रही है तो आपको उसमें भी दर्द है, आप वहां आंदोलन करने में लगे हुए हैं। मैं इसके साथ विशाल भाई एक और बात कहना चाहता हूं,
कि अगर वहां एलिवेटेड रोड जो निर्माण होगा उससे पूरी की पूरी मलिन बस्तियां, सभी लोगों को वहां पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। वहां पे जो एलिवेटेड रोड के लिए जितनी हमें क्षेत्र की आवश्यकता होगी निर्माण के लिए, जो उनके पिलर पड़ेंगे, कॉलम पड़ेंगे, तो उन क्षेत्रों को वहां से हटाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो बात आ रही है कि अमीर का वहां पे पुनर्स्थापना कर दी गई है, उनको कहीं बसा दिया गया है, उनको जमीन आवंटित कर दी गई, गरीबों को नहीं। देखिए ये सब एक गुफा है, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है विपक्षी की। हमने किसी को भी वहां पे अमीर गरीब का कोई लिहाज नहीं करा, ना वहां पे हमने कोई कंपैरिजन करा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपैरिजन है, जिसके पास कागज है उसको जमीन मिलेगी, उसको कहीं बसाया जाएगा। लेकिन अगर कोई अवैध तरीके से आगे रोड पे कब्जा कर दे, नदी पे कब्जा कर दे, और फिर ये बात हो कि आप उसको बसाइए कहीं पे, तो हम किस बेस पे बसाएंगे? हमारे पास कुछ कागज होने चाहिए ना। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, कागज होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ये सब कागज आगज उस समय नहीं देखे जाते क्या जब वोट मांगने जाते हैं ये सब राजनीतिक दल? देखिए विशाल भाई, जब चुनाव हुए थे, नगर निगम के भी नगर निकायों के चुनाव हुए थे, तब भी यही आश्वासन दिया था। और मैं खुद टीवी चैनल की डिबेट में था और कई जो पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे मेरे साथ मौजूद थे, उस समय ये बोलते थे कि उनकी पुनर्स्थापना के लिए क्या बातें हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, सरकार किस ओर देख रही है। लेकिन आज अगर एलिवेटेड रोड के बिहाफ पे अगर उन्हें कहीं पे पुनर्स्थापित करा जा रहा है, तो इसमें अब दिक्कत क्या है? कहां तो सरकार ने तो कहां कार्य किया है। यही तो बड़ा सवाल है, उन्हें कहां पर किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं दी गई। उनके घर पे लाल निशान लगा दिया गया। भैया आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूँ। मान लीजिए कल एलिवेटेड रोड मेरे घर से निकल रहा हो और मेरे घर का 20 मीटर हिस्सा डहाने की बात का निशान लग जाए, तो मैं तो सोचूंगा कि 22 मीटर में घर बना है, 20 मीटर चला जाएगा, 2 मीटर में रहेंगे कहाँ? कपड़ा तो है नहीं कि फुल नहीं तो हाफ सिलवा लीजिए। चल भाई, अगर आपकी जमीन अगर लीगल होगी तो आपको 100% बस यही पॉइंट है मेरा कि आप जो कह रहे हो ना लीगल, ये लीगल वेज उन पे क्यों नहीं लागू होता? जब आप वोट मांगने जाते हो, आप वोट मांगने मत जाओ उनके पास। आप कहो कि आप लोग लीगल लोग ही नहीं हो, आपको वोट कैसे लेने आ जाए? आप जहाँ के वोटर हो वहां जाओ, तब तो अवैध बस्तियों को वैध करार करने की ये होड़ होती भाई, ये होत होती है। सतीश भाई, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। यहाँ पे कोई सुविधा ना दी जाए, देहरादून की आम जनता को रोड ना दी जाए। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब वो इलीगल रह रहे हैं तो ये तो जिस दिन आए थे उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और वोट के लिए तो कह रहे हैं ना कि वोट मांगने आते हैं सब मेरे पास, तब इन लोग को नहीं दिखता है। ये भी तो वही जनता कह रही ना वहीं की। तो विशाल भाई, उनको कहीं ना कहीं बसाया जा रहा है ना, उसकी ओर सरकार कार्य कर रही है। अब जगह आपको अभी मैं ये टीवी स्क्रीन में बता दूं, है तो हो नहीं सकता। वो तो एक सरकार प्रशासन जो है उस और एक अच्छी तरह से एक प्रोसेस के तरह आप खुद दो बात कर रहे हो भैया, आप खुद दो बात कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो उन्हें बसाया जाएगा, एक तरफ आप कह रहे हो कि उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। दो चीजें हैं ये। तो जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स बस ठीक है, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब वो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो उसी का ठीक है। मेरे पास मीनाक्षी जी हैं यूकेडी से। मीनाक्षी जी, आपका क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने साफ ये चीज तो क्लियर कर दी कि ये लोग गैरसैंण में राजधानी बनाने के फेवर में नहीं है। जबकि जब ये राज्य बनाया गया था, उस समय ये बात हुई थी कि राजधानी जो है वो गैरसैंण में बनेगी। और भावनाओं के साथ खेलते खेलते आज ये 25 साल इन्होंने इस राज्य में सत्ता पे ये काबिज हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि देहरादून की डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? सबसे पहली बात कि अगर सरकार है तो वो पूरे उत्तराखंड की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ देहरादून के डेवलपमेंट की नहीं है। और दूसरी बात में इनके अल्प ज्ञान पे मुझे सच में बड़ा दुख हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि क्या देहरादून में एलिवेटेड रोड नहीं होनी चाहिए, क्या यहाँ का पर्यटन कम हो जाएगा? तो इन्हें समझाइए कि जब यहाँ से राजधानी शिफ्ट होगी तो कई चीजें यहाँ से जो है वो राजधानी में शिफ्ट होगी, और जो जनसंख्या का दबाव देहरादून झेल रहा है वो कम होगा, जिसकी वजह से एलिवेटेड रोड की आवश्यकता भी नहीं होगी। और आपको पता है जो पर्यटन है वो सिर्फ देहरादून नहीं आ रहा, देहरादून के रास्ते से वो मसूरी जा रहा है, अन्य जगहों पे जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे इतना ज्यादा यातायात का जो समस्या है, दबाव है, वो है। दूसरी चीज की यूकेडी हमेशा से कहता है कि राजधानी गैरसैंण चाहिए और वो करके रहेगी, क्योंकि यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। अदरवाइज तो जो सुंदर सा एक देहरादून था उसका तो इन लोगों ने नाश मार ही दिया है। दूसरी चीज की जो गरीबों के हितैषी होने की बात करती है, ये सिर्फ उस समय करती है जब इनको वोट चाहिए होता है, जब ये मालिकाना हक को आगे मतलब मालिकाना हक देने की बात कर रहे होते हैं। उस समय ये कहते हैं कि 2025 तक इन बस्तियों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और ये अच्छी तरह जब ये आज की तारीख में लीगल और इलीगल पेपर मांग रहे हैं,
तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर इलीगल लोग जो है वो बहुत ज्यादा बसे हुए हैं। एक सवाल जो आपने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज इन्होंने निशान लगा दिए, एलिवेटेड रोड का पूरी सारे प्रपोजल्स जो है वो आ गए हैं, लेकिन आज तक इनको ये नहीं पता कि इनको विस्थापित कहाँ किया जाएगा। क्या ये विस्थापित देहरादून से बाहर करेंगे? और यदि इनको देहरादून के अंदर ही विस्थापित करेंगे तो जनसंख्या का दबाव तो वैसा का वैसा ही रह गया ना, सारी चीजें तो वही है। आप कभी देखिए जो हम कह रहे हैं कि ये हमेशा अमीरों की सरकार है, सिर्फ अमीरों के लिए, जब अमीरों के रिजॉर्ट के बीच में सिंगताली जैसा पुल आता है उस पुल का निर्माण रोक दिया जाता है, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो गरीबों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और विस्थापन का उनका अता पता कुछ नहीं है कि कहाँ पे विस्थापन होना है। आप देखिए जो इलीगल जो ये बात कर रहे हैं कि अभी इंफॉर्मेशन आएगी, तो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में आप देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती तो ये चीजें पहले ही क्लियर होती कि यहाँ के लोगों को कहाँ विस्थापित करना है। जिस प्रकार से आढ़त बाजार को पहले ही विस्थापित कर दिया गया है, आढ़त बाजार के लोगों के साथ सारा वहां पे सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल सब कुछ हो चुका है, लेकिन गरीबों के लिए अचानक से एक तुगलकी फरमान निकाल दिया जाता है और अभी तक क्लियर नहीं है कि कहाँ पे उनको ट्रांसफर करना है। तो ये जो सरकार है ये सच है कि ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीब को ये सिर्फ 5 किलो राशन पे पालना चाहती है और उसको सिर्फ एक वोट का जरिया बनाना चाहती है और कुछ नहीं। अदरवाइज देहरादून की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एक अस्थायी राजधानी बनाकर इस देहरादून को बर्बाद कर दिया है और मंशा इनकी साफ है कि राजधानी गैरसैंण ये नहीं बनाएंगे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ समर भंडारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं C2 के। समर भंडारी जी, आप क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि जैसे अभी आंदोलनकारियों ने भी नामी सरकार से मांग की कि भाई हमारे लिए कुछ सोचा जाए, कोई सोच ही नहीं रहा है हम जैसे लोगों के लिए। नहीं, देखिए, लगातार जो वाम पार्टियां हैं वो लगातार इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। अब कहा जा रहा है कि ट्रैफिक की जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये स्थायी हल नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए तो आप जगह दे नहीं पा रहे। ये स्थिति बन गई है, बद से बदतरीन स्थिति देहरादून के अंदर। उसका कोई वैकल्पिक गंभीरता से स्थायी निदान निकालने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। केवल बड़ी गाड़ियों और बड़े लोगों की सुविधा को देखा जा रहा है। जो लाखों रुपए खर्च करने वाले टूरिस्ट हैं जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पर टूरिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसकी जद में तमाम जो वंचित है, जो गरीब है, जो जनसाधारण है, उसको खामियाजा भुगतना पड़े और इतने असंवेदनहीन हो जाएं कि आप विकास का ढिंढोरा पीटें और विनाश के रूप में दिखाई दे गरीब जनता को। कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है, अभी कह रहे थे, आपने सही सवाल उठाया और भाजपा प्रवक्ता जी की जबान लड़खड़ाने लगी। भाई, वोट लेते हैं आप। नगर निगम के चुनाव में खुले तौर पर भाजपा के तमाम छोटे से लेकर सर्वोच्च नेता ये क्या घोषणा करते रहे, इन बस्तियों को नहीं उजाड़ा जाएगा, और आज आप वो सब वादा भूल के वादा खिलाफी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका पुनर्वास किया जाएगा। जैसा बहन ने ये सवाल खड़ा किया कि पुनर्वास कहाँ किया जाएगा, इसका कोई आपके पास जवाब नहीं है। तलवार लटका रखी है हजारों परिवारों के ऊपर आपने, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। ये लोकतंत्र में जनता की आवाज को निरंकुश तरीके से केवल विकास जो जनता के लिए विनाश साबित होता जा रहा है उसका ढिंढोरा पीटते रहें और गरीब जनता के पास तभी जाएं, हाथ तभी जोड़ें जब आपको चुनाव जीतना हो, जब आपको कुर्सी हथियानी। मुझे लगता है लोकतंत्र में ये तरीका गैर संवैधानिक है। हर हिंदुस्तान में निवास करने वाली, उसी प्रकार देहरादून में निवास करने वाले, उनका ये संवैधानिक अधिकार है छत पर, उनके सर पर छत हो। क्या उस संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आप कोई कार्यक्रम है आपके पास? स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हुआ, कहाँ है, कौन सा स्मार्ट है सिटी का पूरा वातावरण जिस तरीके से बदलने की बात आप कर रहे थे, क्या जमीनी वास्तविकता उसके बिल्कुल दरखिलाफ है?
मेरा केवल ये कहना है कि जनता की आवाज है, एलिवेटेड रोड के कार्यक्रम को आपको निरस्त करना चाहिए। 6,000 करोड़ से ज्यादा जो आप ये खर्च कर रहे हैं एलिवेटेड रोड के नाम पर, 4% केवल इतना आप पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य के बजट बिल्कुल आपका नहीं। वो और जगह भी आपका कहना है कि वो जो बजट है वो और जगह भी यूज़ हो सकता है। चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि डोभाल जी हैं। रतनमणि जी, कई बार स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा हुई, विकास को लेकर चर्चा हुई। मैं इस विकास के साथ हूँ, बिल्कुल देहरादून के लोगों को जाम से निजात मिलना चाहिए। मैं भी कई बार आता हूँ तो मुझे लगता है जाम बहुत हो गया, लेकिन विशाल जी विकास के साथ है। देखो ठीक है, हम भी विकास के साथ हैं, हम विकास के विरोधी नहीं है। और विकास के लिए तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था कि जो लखनऊ दिल्ली से नहीं हो पा रहा था कि हमारा राज्य होगा तो हम अपना विकास करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो प्रवक्ता जो भाजपा के बोल रहे थे लीगल इलीगल, तो गरीबी तो सबसे बड़ी इलीगल है। अब वो उसको लीगल कौन करेगा? जो सरकार होगी वही तो उसको लीगलाइज करेगी गरीबी को। गरीबी का उसको क्या लीगल कौन सा कागज उसको चाहिए? उसका सबसे बड़ा कागज तो वही है कि वो झोपड़ी में है और वो उसके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। ये इस तरीके से चीजों को, टेक्निकली चीजों को, जो सरकारी भाषा है उस भाषा में जब बोलते हैं और जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तब वो भाषा आपकी गायब हो जाती है। तब आप वहाँ पैसा भी बांटेंगे, वहाँ आप शराब भी बांटेंगे, आप कुछ और भी लालच देंगे और वो आपको छक्के वोट दे देते हैं। खाली मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जो कांग्रेस हो या दूसरा जो वो करते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन करते हैं। तो तब हमको तब क्या दिखाई देता है? आपने सारा, अगर ये इतना आवश्यक है एलिवेटेड रोड बनाना, तो उसका भी तो आपने एक डीपीआर बनाई होगी, परियोजना बनाई होगी, कहीं से विचार आया होगा। तब आपने वो जो जिनको आपको विस्थापित करना है, जो गरीब वहां पर हैं, वो गरीब आपको नहीं दिखाई दिए कि उनके लिए क्या पुनर्वास की आपकी योजना है? और जो जिनके पास कागज होंगे तो उनको वो तो दावा करेंगे आप पे, वो मुआवजा भी देंगे आप उनको। और लेकिन जिनके पास यही कागज है कि वो गरीब हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आपका बनाया हुआ उनके पास वोटर कार्ड है, आपका बनाया हुआ आधार कार्ड उनके पास है, इसके अलावा कोई कागज उनके पास नहीं है, या राशन कार्ड उनके राशन भी आप उनको दे नहीं रहे हैं बहुत सारे लोगों को उनमें से। तो उनसे आप ये कहेंगे कि साहब ये तो अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके पास तो कोई कागज ही नहीं है। तो वो जो हिस्सा है जो वर्किंग क्लास का, जो इस शहर को बनाने वाला है, जिसने वो एलिवेटेड रोड बनानी है, जो आपकी स्मार्ट सिटी बना रहा है, जो आपके लिए पानी ला रहा है, जो आपके लिए बिजली में काम कर रहा है, जो सड़क बना रहा है, उसका तो कुछ, उसका क्या है भाई? उसका आप ना मजदूरी तय कर पाए, ना उसके घर की बात करें, ना झोपड़ी की बात करें। सबसे पूरे शहरों में क्या हो रहा है? आसाम में भी हो रहा है, दिल्ली में तो आपने घर देने के कार्ड बांट दिए और अब घर देने के बजाय आपने सबको उजाड़ दिया। आसाम में आपने उजाड़ दिया, वो उत्तर प्रदेश में आप उजाड़ रहे हैं, अब देहरादून में उजाड़ रहे हैं। ये तो ये इनकी नीति है, जो ये कॉर्पोरेट के लिए, सुविधा के लिए जो कुछ चाहे जनता को उसको सूली पे चढ़ाना है तो चढ़ा रहे हैं। बहुत आवश्यक है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, उतना बजट को कहीं और अच्छे उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। रतनमणि जी बने रहिए हमारे साथ, अभी हम और सतीश चंद्र से इस पे जवाब भी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का बाद आपका स्वागत है। सीधे रुक करेंगे सतीश चंद्र का, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ो। सतीश चंद्र जी, एक एक करके तीनों ही वक्ताओं का जवाब दीजिए आप। थे आपसे कांग्रेस से जी। रतनमणि जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस से सजवान जी भी जुड़ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, उनसे लगातार टीम, हाँ अभी उनसे कोशिश है कि वो हम लोगों से जुड़ जाए। तब तक मैं सचिन शर्मा के सतीश चंद्र का रुख करूंगा। सतीश जी। जी विशाल भाई, मैं कहना चाहता हूँ, ना भाजपा गरीबों को लीगल करती है ना इलीगल करती है, वो बस गरीबों को
उनकी गरीबी से मुक्त कराना चाहती है। और ये क्या आरोप लगा रहे हैं कि गरीब के बारे में भाजपा ने कभी नहीं सोचा, केंद्र सरकार ने नहीं सोचा, प्रदेश सरकार ने नहीं सोचा। अरे हमारी तो नीति और जो हमारी जो पॉलिसी है वो तो पूरी की पूरी गरीबों को ध्यान पे रखी गई है। हमारे तो प्रधानमंत्री ने खुद ही बताया था कि 4 वर्ग हैं जिसमें गरीबी भी एक शामिल थी। और रही बात ये जो विपक्ष के और जो यहाँ पे सम्मानित पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, ये बोल रहे थे कि गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा। आयुष्मान भारत जो योजना है वो किसके लिए थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किसके लिए थी? प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए थी? हमारी तो सारी की सारी योजनाएं गरीबों से रिलेटेड है। और रही बात जो विपक्ष की यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे गरीबों को उनका उन्मूलन करा जा रहा है, उनको यहाँ से शोषण करा जा, देखिए यहाँ पे किसी का शोषण नहीं है, ना किसी का उन्मूलन है। लेकिन अगर कोई रोड एलिवेटेड रोड की जद में है और यहाँ पे सरकार का जो डीपीआर जो उस ओर बना हुआ है कि यहाँ पे बिंदाल नदी और रिस्पना नदी पे एलिवेटेड रोड बना, तो उसको तो वहां से उसको पुनर्स्थापना उसकी करी जाएगी, उसका पुनर्वास करा जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोलें कि हम किसी का शोषण कर रहे हैं, वहां अमीरों का हम लोग पुनर्वास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर गरीब की कोई यहाँ पे परिभाषा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह है कि जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके पास वहां पे रजिस्ट्री है, जिसके पास वहां पे कुछ कानूनी कागज हैं, तो उसको वहां पे सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया है। और निश्चित तौर पे जो ये बात आई कि नगर निगम चुनाव हुए तो उनका यहाँ पे पुनर्वास की बात नहीं करी गई थी, वो ये बोला गया था कि आपको नहीं हटाएंगे। एक सवाल है सतीश भाई, मैं आपको रोकता हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। जब डीपीआर के लिए मान लीजिए कि रोड चिन्हित हो रही हो कि जगह कि यहाँ से एलिवेटेड रोड जाएगी, वहाँ पर कितने रेसिडेंशियल हैं, कितने कॉमर्शियल हैं, ये जगह चिन्हित हुई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है भारत के लिए कि जो आप हम लोग कहते हैं ना अवैध बस्तियाँ, अवैध नहीं है। अब ये मुझे लगता है इसको कहना बंद कर देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है, वो कैसे वैध हैं। अब तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आपको बिजली के खंभे मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको पानी मिल रहा है, इसी पते से आपका आधार, आयुष्मान कार्ड और ना जाने कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसी पते से आपका आधार बन रहा, पैन कार्ड बन रहा, बिजली का मीटर लग रहा, सारी चीज़ें हैं। तो ये अवैध तो रही नहीं जाती। सिर्फ उनके पास एक मुझे लगता है जो होता होगा कि जिस जगह घर बना है नहीं बना है वो उसका एक रजिस्ट्री कह लें या कुछ भी कह लें, बाकी सब उसी पते पे बना हुआ है सिर्फ रजिस्ट्री छोड़ के। देखिए विशाल भाई, ये देहरादून की जनता की एक जरूरत है और मांग भी है, क्योंकि जो पर्यटन सीजन होता है या नॉर्मली आप कह लीजिए बिना पर्यटन सीजन के भी देहरादून ट्रैफिक के दबाव में रहता है। जब बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होती है, जब कोई ऑफिस जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सबसे पहला कारण भी यही है कि जो एलिवेटेड रोड का निर्माण करा गया वो इसीलिए रिस्पना और बिंदाल से करा गया कि अगर जो रोडें यहाँ पे मौजूद है अगर उनको कराया जाएगा तो वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी और लोगों को काफी ज्यादा वहां पे हटाया जाएगा। अतिक्रमण तो छोड़िए, जो लोगों के घर भी आ रहे होंगे, जद में आ रहे होंगे, तो उनको भी वहां से हटाया जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ रिस्पना और बिंदाल नदी पे ये इस तरह की एक नई टेक्नोलॉजी एलिवेटेड रोड का जो यहाँ पे कार्य करा जा रहा है या उसके लिए सोचा गया है, तो इसी वजह से सोचा गया है कि कम से कम लोगों को वहां पे उसका विस्थापन हो सके। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग अगर पहले से बसे हुए हैं वोट बैंक के नाते, जिन लोगों को यहाँ पे जिन लोगों ने इनको बसाया था, तो लेकिन आज ये देहरादून की जनता की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो देहरादून आने वाले समय पे, क्योंकि जो एलिवेटेड रोड दिल्ली से कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा होते चले जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि ये सिर्फ देहरादून के लिए नहीं है, जब पहाड़ में कोई यहाँ से जाता है पर्यटन तो वो देहरादून से ही होते हुए जाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर वही सवाल है ना, वोट बैंक आप ही ने कहा, और वोट बैंक दो ही पार्टी रूल कर रही हैं भैया। कांग्रेस वाले भाई अभी आए नहीं है, पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह साजवाल भाई, अगर वोट बैंक की बात होती तो हम उनको एज इट इज ही रहने देते, हम उसको हाथ नहीं लगाते। अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो अगर भाजपा को अपने वोट बैंक की पड़ी है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में हम लोग विजयी हुए हैं, आपको पता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर हमें तो वोट मिले हैं, अगर हम विकास को अगर आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अगर हमें देहरादून की जनता की वाकई में फिक्र नहीं होती, तो हम उनको एज इट इज ही रहने देते। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम उनका भी पुनर्वास करना चाहते हैं और देहरादून की जनता जो है उसको भी ट्रैफिक से निजात दिलाना चाहते हैं। दोनों चीजें आपके दिमाग में हो, पार्टी उसी पर, सरकार उस पर काम कर रही है। कुल मिला के बात यह है, दोनों चीज़ें आपके ध्यान में है कि जो बस्तियां हैं उनको कहीं विस्थापित किया जाए, उन्हें सही जगह दी जाए। लेकिन फिर मीनाक्षी जी का सवाल आता है, क्या देहरादून में या देहरादून से बाहर, ये भी एक बड़ा सवाल है,
क्योंकि अगर देहरादून में ये लोग रहते हैं तो फिर वही घूम फिर के दिक्कत होगी, क्योंकि इनके पास भी अपने वाहन होंगे, एक घर में 2-3 लोग होंगे, तो घूम फिर के दबाव तो उतना ही है। विशाल भाई, भाजपा का विकास क्या सिर्फ देहरादून में ही रहा है? जो ऑल वेदर रोड रही है वो देहरादून में बनी है? मुझे आप ये बताइए कि देहरादून का जो, अगर भाजपा की सरकार है, उसने सिर्फ विकास देहरादून में ही करा है? ना ना भैया, मेरा सवाल नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूँ ये जो बस्तियों से लोग, जैसे अभी मीनाक्षी जी कह रही थी ना, जो बस्ती के लोग हैं, क्या इन्हें देहरादून में ही कहीं पे जगह दी जाएगी या देहरादून के बाहर भी जगह दी जाएगी? ये मेरा सवाल था। निश्चित तौर पे हमारा शासन प्रशासन इस ओर कार्य कर रहा है, और जहां भी ये चीजें आवंटित होगी भूमि, ये सबसे पहले विपक्ष के नेताओं को ही बताया जाएगा। चलिए, उनसे पहले मुझे लगता है जिनको जरूरत है उनको बता दीजिए, यही बहुत है। विपक्ष के नेता तो अपना, इनको पता चली जाए किसी से, और हमारे साथ सीटू से नेता, इनको ज्यादा जल्दी है, इनको उनसे भी ज्यादा जल्दी है। अब ये राजनीतिक दलों का मामला है, इसमें हम क्या बोलते हैं? अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि आप इनका फेवर ले रहे हैं, अगर हमने उधर से बोल दिया तो आप कहेंगे आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं। इसलिए मैं लेखराज जी का रुख करूंगा। लेखराज जी हमारे साथ सीपीआई से जुड़ चुके हैं। लेखराज जी, आंदोलनकारियों ने अब जो मलिन बस्तियां हैं उनको लेकर आंदोलन शुरू किया और कहा कि भाई अब सरकार है वो दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ वो जो व्यवसायी हैं उनको तो उठा के रख दिया, लेकिन जो गरीब तबका है उन्हें वैसे ही छोड़ दिया है। लेखराज जी, लेखराज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विशाल जी, जो एलिवेटेड रोड का सवाल है या एनजीटी का सवाल है, अगर हम देखें पिछले साल भी रिस्पना नदी के ऊपर काफी सारे मकान जो है ध्वस्त किए गए थे इनके द्वारा, और भाना था सिर्फ एनजीटी का। और एनजीटी ने 2016 का जो मामला था, और उसमें बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनके पास 2016 से पहले के कागज भी थे। हमारा ये कहना है कि सरकार को 2016 वाले मामले पर कानून लेकर के आना चाहिए था, ना कि 3 साल के लिए उसको जो है एक्सटेंड करना चाहिए था। उसको एनजीटी ने मानने से मना कर दिया है। दूसरा जो हमला हो रहा है बस्ती के ऊपर, एलिवेटेड रोड के नाम पर हो रहा है। एलिवेटेड रोड गैर जरूरी रोड है। आपने देखा, आपका जो माल देवता है वहां से सहदारा से होते, चमासारी से होते हुए आपका जो है एक रोड जा रहा है मसूरी। एक रोड आपने कैनाल को बंद करके वहां से कैनाल रोड आपने टाट बंगला से निकाल दिया है। एक आपका राजपुर रोड है, एक आपका अनारवाला से और ये रोड निकल रहा है, एक आप जो है प्रेम नगर से रोड निकाल रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं देहरादून को? आपने सहदार रोड को ऐसा कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ, वहां पर गुम्मत बनती थी पेड़ों की और उसके अंदर से जाते थे। आज इतनी गर्मी हो रही है हमारे देहरादून के अंदर, जिसका आबो हवा आपने खराब कर दी है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ गरीब आदमी ही इनको दिखाई दे रहा है, और जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं, आपका विधानसभा नदी रिस्पना के अंदर है, आपके जो पुलिस क्वार्टर्स हैं वो नदी रिस्पना के अंदर है, आपके बड़े बड़े मॉल बन गए, आपका रिस्पना के ऊपर जो रायपुर रोड है उसके बगल में, पुल के बगल में एक बहुत बड़ा मॉल अभी बना है, वो इनको दिखाई नहीं देता है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ आप जो है गरीबों की झोपड़ियां, गरीबों के मकान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी का पैसा उसके अंदर लगाया है, और आज के समय में आप कह रहे हैं कि उसको उजाड़ देंगे। हम कह रहे हैं ठीक है, आपके मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, वो सपना आपका पूरा हो, ये भी हम मान गए, लेकिन सबसे पहले आपको उनको पुनर्वासित करना पड़ेगा। पुनर्वास के साथ साथ उनको मुआवजा देना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है इस योजना को लेकर के आए। अन्यथा आप जो है सिर्फ योजना आप लेकर के आ गए हैं, बाकियों का आप कह रहे हैं, कहीं पर भी फाइल के अंदर नहीं है कि भाई आपको जो है पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास का मतलब है संपूर्ण पुनर्वास, उसके रोजी रोटी का सवाल है, उसका तमाम सारी चीजों का सवाल है। आप उसको ध्यान में रखें, आप बनाएं, आप जो है मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उसको पूरा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को की झोपड़ी के ऊपर हाथ लगाने से पहले आपको उसको पुनर्वासित करना पड़ेगा, उसको बांटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अवैध कह करके इनके लोग बस्तियों के अंदर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये अवैध बस्तियां हैं, तो ये अवैध बस्तियां कहां से होंगी? वो इस देहरादून का, इस हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको अगर कहीं पर भी वो बसता है तो नदियों के किनारे बसता है। कोई भी शहर आपने नदियों के किनारे बसते हैं ताकि उसको पानी की जरूरत हो। यही सारी चीजें देख करके लोग जो है, आज इतनी महंगाई हो गई है
जमीन के ऊपर हाथ नहीं रखा जा रहा है, तो आप वो कैसे प्राइवेट लैंड खरीद सकता है? तो इसलिए मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही से कि आप जो है अपनी सरकार को सद्बुद्धि दें, या तो ये एलिवेटेड रोड जो गैर जरूरी है उसको, आप गैर जरूरी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं उत्तराखंड देहरादून की मांग है ये। अब ये इस पे चलिए ठीक है, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सहजवार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सहजवार जी। और बड़ी देर से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, रत्नमणि डोभाल जी भी आपका इंतजार कर रहे थे कि आप कब आए। जितने आपके साथी आपने बुलाए हैं उनको पहले सबको प्रणाम करता हूँ। और आज जिस विषय पर आप डिबेट करने जा रहे हैं वो वास्तव में गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। ये उन लोगों से जुड़ा हुआ मामला है जब वक्त वक्त में सरकारों ने उनके लिए रहने के ठिकाने, उनके परिवार को रहने के लिए जगह दी, मानवता के आधार। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने ये कहा कि पहले पुनर्वास किया जाए और तब लोगों को उजाड़ा जाए। ये प्रकृति का नियम भी है कि जब तक आदमी के लिए उसके रहने का ठिकाना नहीं बनाओगे, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि पहले आसन शुद्ध और तब मंत्र शुद्ध। पहले आसन शुद्ध करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये तो त्रिवेंद्र रावत जी के जमाने में भी इसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। उससे पहले के लोगों ने भी कहा हम भी चाहते हैं कि रिस्पना और बिंदा दोनों नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। अच्छी बात है, पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और जन सुविधाएं जुटा करके इसको, अगर आज जहां जहां नगर निगम ने और एमडीडीए ने जहां जहां गैर सरकारी क्षेत्र में जो जमीनें इन्होंने कहा कि ये गलत, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उसको छीना है, वहाँ बना दो इनके लिए। उनके लिए मेरे पास टेरी बांध के पुनर्वास का मंत्रालय था, तो मैंने लोगों को जहाँ बसाया वहाँ उनके लिए सड़क भी बनवाई, उनके लिए पानी का इंतजाम भी किया, स्कूलों का इंतजाम भी किया। जब सारी सुविधाएं उनको दे दी तब जाकर के उनको वहां से बचा करके, लेकिन शूरवीर जी, मैं आपकी सारी चीज़ें मान रहा हूँ। आप भी जब मंत्री रहे या आपकी सरकार जब थी या अभी भी आप राजनीतिक तौर पे तो जुड़े ही हैं लोगों सबसे, लेकिन समाज में आपको नहीं लगता ये, जैसे अभी लेखराज जी ने कहा कि ये तो कोई मांग ही नहीं है, उचित ही नहीं है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर मुझे लगता है अभी स्मार्ट सिटी भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये हर प्रदेश का हाल है, स्मार्ट सिटी भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर गड्ढा भी खोद रहे हैं तो किसी के नाम का ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाता है। ये जितने लोग सुन रहे हैं उन्होंने कैनाल रोड को भी, पहले कैनाल रोड पर जितने परिवार उससे प्रभावित हुए मैंने उनके लिए भवन भी बनवाया और एमडीडीए से कहा ये एकदम पैसा जमा नहीं कर सकते, किस्त वाइज पैसा जमा करवाओ। ये नीति होनी चाहिए। उनको अगर आप उनके रोजगार के लिए कुछ देते हैं तो समय समय उनसे वो भी ले लें, किंतु बना करके दें। वो कहाँ से बनाएंगे? और फिर एक जैसा बनेगा शहर। वो जब आप चाहते हैं कि सुंदर शहर बने तो एक जैसे घर बनाओ उनके लिए, नीचे उनके लिए व्यवसाय के लिए बनाओ, तो उनके लिए ऊपर के ऊपर उनका घर बनाओ। और जो उनको उनसे कुछ लेना भी है तो सने सने किस्त वाइज उनसे दिया जाए। ये मेरी राय थी। बिल्कुल। चलिए सतीश जी जल्दी से अपनी बात को रखें। सतीश जी। देखिए विशाल भाई, अभी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सहजवान जी ने जो बातें रखी हैं
देखिए, निश्चित तौर पे सरकार कोई भी पुनर्वास का जो कदम उठाएगी वो ऐसे ही नहीं उठाएगी। सरकार का भी कोई नीति होगी, रणनीति और उस पर विचार हो रहा होगा और कार्य भी कर रही होगी, और ये प्रोसेस के तहत ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे सीधे चले गए और उनको उजाड़ दिया और उनको कहीं वो नहीं करा, बसाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुनर्वास का और उनका जो बसाने का जो प्रक्रिया है वो एक जो भी प्रक्रिया के तहत हो रहा होगा उसको सरकार निश्चित तौर पे फॉलोअप कर रही होगी और करेगी भी आगे। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि किसी भी गरीब के साथ खिलवाड़ हो। ऐसा कुछ भी कार्य ना सरकार करेगी, ना प्रशासन करेगा, ना किसी की ऐसी मंशा है। आपने खुद देखा, नगर निगम की एमएनए ने खुद बोला कि उन्होंने आपत्ति भी मांगी गई थी लोगों से और लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज भी कराई होंगी, और उस पर निश्चित तौर पे जो कार्य करने वाले और उसको देखने वाले लोग हैं वो मौजिज लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और उनका जो भी कार्य होगा वो जनता को हित में ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। जल्दी से मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा मीनाक्षी गढ़वाल जी से। मीनाक्षी जी, जल्दी से अपनी बात को रखें। देखिए विशाल जी, जो ये बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली क्या है कि ना जनता को इन पे भरोसा है, ना विपक्ष को इन पे भरोसा है। क्योंकि आप देहरादून के अंदर ही जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अभी तक बने हैं, ये जो बात कर रहे हैं ना कि निश्चित ही बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी आप यहाँ के फ्लाईओवर्स की स्थिति देख के लगा सकते हैं कि जो आईएसबीटी का फ्लाईओवर है, जिस पर्पस के लिए वो फ्लाईओवर बना था, इन्हें बाद में याद आता है कि इस फ्लाईओवर में से जो एक रोड है वो अपोजिट की तरफ भी जानी चाहिए। उसके बाद उस एक वैसे ही इतना कंजेस्टेड फ्लाईओवर है, उसको फिर से ब्रेक कर दिया गया है 2 रास्तों में। तो ये इनकी प्लानिंग है, और ये बात सच है कि ये इनका जो डेवलपमेंट है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, और इस अनप्लान्ड डेवलपमेंट की वजह से इन्होंने देहरादून का नाश तो मारा ही है, साथ ही देहरादून में रहने वाले लोगों का भी नाश इन लोगों ने मारा है। और आज ये चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, इनके ये हर मोर्चे पे ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। ना ये स्मार्ट सिटी ढंग से बना पाई, ना ही ये पहाड़ों का डेवलपमेंट कर पाई, और अब भी ये जो इनका जो ये बात कर रहे थे ना कि हम तो अगर हमें वोट की बात होती तो हम बस्ती ना उजाड़ते, तो 61,000 करोड़ का जो है वो अमाउंट इनको नजर आता है, बाकी इनको कुछ नजर नहीं आता। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगी वो है नियो मेट्रो। शायद यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं इनको याद भी नहीं होगा कि नियो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तावित है यहाँ के लिए, और पिछले 8 सालों से वो लटका पड़ा है। वो भी यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रोजेक्ट आया था। कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? क्यों नहीं उस पे अमल हो रहा है? अगर आपको नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स का क्या है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, और सिर्फ नए नए प्रोजेक्ट और नया नया अमाउंट इन लोगों को नजर आता है। चलिए चल ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा रतनमणि डोभाल जी से, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। रतनमणि जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। मैं 2 चीजें मुझे कहनी है कि एक तो हमने लाल किले से सुना था कि 2022 जब अमृतकाल शुरू होगा तो पक्का घर होगा, पक्का छत होगी, और घर में नल होगा, नल में जल होगा, शौचालय होगा। और आज हम ये 2022 में हो जाना चाहिए था, आज हम 2025 में हैं। दूसरा जो अभी जो प्लानिंग के इसकी बात कर रहे थे, अभी मैं उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं कि मैं वैसी राजनीति नहीं कर रहा हूं कि हमको दिल्ली में प्रधानमंत्री के ही नाम से ये कार्ड बांटे गए कि जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, ये कार्ड बांटे गए। लोगों से कहा गया भाजपा को लाओ और मकान लो, और सबसे पहले अगर दिल्ली में कोई काम हुआ है तो वो उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चला है। ये इनकी नीति है, इसलिए हमको संदेह होता है। ये जो बात कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। वो गरीब तो उनके एजेंडे में होता ही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये हो रहा तो दिल्ली में क्यों आपने बुलडोजर चलाया? आप गुवाहाटी में क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में क्यों चला रहे हैं? गरीबों पे तो चला रहा हूं, कोई ये बता। ये सिर्फ कॉर्पोरेट पूंजी का खेल है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, उनको अपनी पूंजी वो लगाना है, उनके लिए इनको जमीन भी चाहिए, जगह भी चाहिए, रोड भी फर्राटेदार चाहिए। और जितने ये ऑल वेदर रोड के भाई कह रहे हैं, मैं तो इस आज भी मेरी व्यक्तिगत राय है, वो सब बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते उससे कि भाई ये ऑल वेदर रोड से हमारे उत्तराखंड का नुकसान हुआ है। हम तो अगर ऑल वेदर रोड से तब खुश होते, अच्छी सड़क हमको चाहिए, हमने कब मना किया, लेकिन ये ऑल वेदर रोड नहीं चाहिए थी हमें। जो 13 दिन की यात्रा इन्होंने 7 दिन की कर दी। हम तो 13 दिन की यात्रा 20 दिन की आप करते, तब मेरे वहां के लोगों के जेब में पैसा आता है।
कोई वहाँ खीरा खाता, कोई जलजीरा वहाँ पीता, कोई छोले खा रहा होता, वहाँ रुकता आदमी, तब उत्तराखंड का लाभ होता, उसको आर्थिकी का लाभ होगा। ये ऑल वेदर से बद्रीनाथ में दर्शन समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया रतन मणि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कि जो लाल निशान उन कॉलोनियों पर या अवैध बस्तियों पर, मलिन बस्तियों पर लग गया है, उसको लेकर अब सरकार कह रही है कि आंदोलनकारी उनका है कि पुनर्स्थापन की कोई जिक्र नहीं है ऐसा फाइल में, ऐसा उनका आरोप है। अब देखना होगा सरकार इसमें क्या एक्शन रखती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।